गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया। कि भारत में जो साम्राज्यवाद की स्थिति थी वो किस तरीके की थी, तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जो हमें जानना है कि इम्पेरियलिज्म होता क्या है। तो अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बेस पर यहाँ पे समझाने की कोशिश करें, तो जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र यानी कि जब एक नेशन दूसरे नेशंस को शोषित करता है, उसको उसके ऊपर डिप्लोमेट करता है, तो साम्राज्यवाद का स्टार्टिंग हो जाती है। तो उसको हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। तभी से साम्राज्यवाद की स्टार्टिंग देखिए हो जाती है। और जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो जब से वो इंडिया में मतलब उन्होंने अपनी कंपनी यहाँ पे इंडिया में लगाई थी और उसके बाद से उन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया था, ट्रेड के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया था ना, तो उसके बाद उनको डिप्लोमेटिक पॉलिसी को उन्होंने फॉलो किया था। उनकी सबसे बिगेस्ट एग्जांपल उन्हीं का मिलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एग्जांपल हम यहाँ पे सामने रख सकते हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम था, उनका जो तरीका था एक तरीके से साम्राज्यवाद को एक्सप्लेन करने का, डिफाइन करने का, तो उनका यही था कि छोटे और कमज़ोर राज्य को, चल छोटे भी ना हो लेकिन अगर कमज़ोर राज्य हैं सामने से, वो आपको मतलब डोमिनेट नहीं कर पाएंगे या किसी भी आधार पर उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, तो ऐसे सिस्टम को वो पूरी तरीके से फ़ायदा उठाते थे। तो जब एक ऐसा राष्ट्र जो मेंटली प्रिपेयर है, जिसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वो राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर शोषण करता है बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, या एजुकेशन को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, यानी कि उनके पास हायर टेक्नोलॉजी है और अदर कंट्री के पास इतनी टेक्नोलॉजी या एजुकेशन नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर के भी वो उनके ऊपर डोमिनेट करता है। फिर और बहुत सारी ऐसी तरीके होते हैं डोमिनेट करने के। तो यही से शुरुआत होती है साम्राज्यवाद की, इम्पेरियलिज्म की यही से शुरुआत होती है। और इस साम्राज्यवाद के कारण ही विश्व की 2/3 जो पॉपुलेशन है, 2/3 जो जनसंख्या है, वो एक लंबे समय तक गुलाम रही है। यानी कि एक बहुत बड़ा रीज़न इम्पेरियलिज्म, क्योंकि जब इम्पेरियलिज्म स्टार्ट होता है तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो रीज़न, जो मतलब रिज़ल्ट निकलता है, वो ये निकलता है कि जो वहाँ की जो पॉपुलेशंस होती है वो बहुत लंबे समय तक गुलाम बन जाती है। जिसकी मुक्ति, यानी कि जब हम बात करते हैं ब्रिटिश रूल्स की, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था उस समय पे 2/3 जनसंख्या उनकी गुलाम थी, और जिसकी मुक्ति 20 सेंचुरीज़ के 8वें दशक में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद में हुई, यानी कि बहुत सारे मूवमेंट हुए। उसके बाद में उनको इंडिपेंडेंसी मिली, साम्राज्यवाद से उनको छुटकारा मिला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद क्या है। देखिए, जब भी कोई राष्ट्र अपनी सीमा के बाहर वाले लोगों पर अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नियंत्रण स्थापित करता है, यानी कि वो अपना प्रॉफिट देखता है कि ये जो पर्टिकुलर कंट्री है, इस कंट्री से मैं अपने खुद का स्वार्थ कैसे पूरा कर सकता हूँ, उस स्वार्थ को जब वो पॉइंट पे रखता है और उस स्वार्थों की पूर्ति के लिए, यानी कि जो भी उनका जो स्वार्थ होती है उसको कंप्लीट करने के लिए वो दूसरों पर नियंत्रण रखता है, उसे हम इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, उसे हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। और ये खाली किसी सिस्टम में भी आप देख सकते हैं, किसी इंडिविजुअल पर्सन पे भी देख सकते हैं, जब वो पावरफुल होता है या आप में उस चीज़ की कमी है, आप में थोड़ी समझ की कमी है, आपके पास पैसा नहीं है, और अदर जो पर्सन है जो आप पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो आप पर डोमिनेट करेगा। क्योंकि आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल आपको पैसे की हेल्प की ज़रूरत है, आपको कुछ कंपनीज इस्टेब्लिश करनी है, आपको कुछ कंपनी चलानी है, बट आपके पास पैसा नहीं है, और एक ऐसा इंसान आपको पैसे की हेल्प दे रहा है, आपके लिए ज़रूरी है उस पैसे को लेना, बट आप उस पैसे को ले लेते हो उससे। तो वो जो इंसान जो आपको पैसे की हेल्प देता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सेल्फिशनेस होती है कि कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी लगाएगा, कुछ भी करेगा इन पैसों का, इसके बाद में मैं इससे कैसे काम निकाल सकता हूँ, ये साम्राज्यवाद को डिफाइन करता है। अगर वो इस तरीके से सोचता है कि अगर ये कुछ भी करेगा इन पैसों का, जो मुझसे इसने हेल्प ली है, उस हेल्प के बदले में मैं इससे कैसे मतलब उसको दबा सकता हूँ, इसको प्रेशराइज कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें इम्पेरियलिज्म में आती है। अब किसी दूसरे देश के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना अधिकार
कर लेना है, यानी कि एक कंट्री है वो दूसरी किसी कंट्री पर, या फिर हम यहाँ पे पर्सन या फिर हम यहाँ पे ग्रुप की भी बात कर सकते हैं। एक पावरफुल ग्रुप है वो किसी इंडिविजुअल ग्रुप या फिर किसी भी ऐसे ग्रुप पर वो इकोनॉमिक तरीके से इनके फाइनेंशियल वो टॉर्चर कर सकता है, दबा सकता है, या पॉलिटिकली वो प्रेशराइज कर सकता है उनको, या उनकी जो सोसाइटी, उनकी जो सोशल लाइफ है उसको भी इफेक्ट करने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। तो ऐसे हम इम्पेरियलिज्म बोलते हैं ऐसे लोगों को, या ऐसी किसी संस्था को हम इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, या आइडियोलॉजी को हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। और हर तरीके से उन पर डोमिनेट करना, हर तरीके से उनको कंट्रोल में रखना ही इम्पेरियलिज्म है। और ये खाली आप यही नहीं समझ मतलब आप इस किसी कंट्री के डेफिनेशन से ही नहीं समझ सकते, आप इसे किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर समझ सकते हैं। किसी एक इंसान यानी कि इंडिविजुअल जो पर्सन है अगर वो भी इम्पेरियलिज्म को फॉलो करता है तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन इम्पेरियलिज्म को फॉलो करता है, इसकी जो आइडियोलॉजी है वो इम्पेरियलिज्म को फॉलो करती है। आप कैसे इसको मतलब कैसे आइडिया लगाओगे? तो आइडिया लगाने का सबसे तरीका यही है कि वो आपकी लाइफ में, आपकी रिलीजन्स में, आपकी कास्ट में, कि आपके हर तरीके से वो आप में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा और आपको दबाने के और आपको कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, यानी कि आपके लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। तो ऐसी जो आइडियोलॉजी होती है उसको हम इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं स्टेट की, यानी अगर हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट किस तरीके से इम्पेरियलिज्म को फॉलो करते हैं, तो स्टेट की वही प्रोसीजर्स है कि जब एक स्टेट दूसरे किसी अदर स्टेट को दबाने की कोशिश करता है, फॉर एग्जांपल रिलीजन्स के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, या फाइनेंशियल जो पावर होती है, जो पैसे है उसके माध्यम से, तो उसको हम इम्पेरियलिज्म बोलते हैं। अलग अलग तरीके से मतलब इसको डिफाइन किया गया। जैसे हम मार्गन थ्यू की बात करते हैं तो मार्गन थ्यू एक फिलोसफर हैं, वेस्टर्न फिलोसफर हैं, उन्होंने साम्राज्यवाद को एक राष्ट्र द्वारा सीमा से बाहर के क्षेत्रों पर शक्ति का विस्तार उन्होंने बताया है कि एक लिमिट होती है किसी भी स्टेट की पावर को यूज़ करने में, बट अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है उस स्टेट की, उस पावर को, जो वो स्टेट अपनी पावर का जो यूज़ करता है वो उस लिमिट से बाहर करके करता है, किसी अदर स्टेट के लिए करता है, तो हम उसको इम्पेरियलिज्म बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो इम्पेरियलिज्म है उसको, यानी कि हेल्पिंग कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्पेरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद के विकास के लिए वो कौन कौन सी दशाएं हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो उसको हेल्प करती हैं। जैसे सबसे पहले हमें कल्चर रीबर्थ, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। देखिए मध्य युग में यूरोप की जनता पर चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और उसकी डेली लाइफ में जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते थे वो भी चर्च के ही अधीन होते थे। क्योंकि अगर हम कई 100 साल पहले चले जाएं तो स्टेट का और चर्च का बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी में उस समय, एक आज अलग अलग आइडियोलॉजी हैं, अलग अलग थिंकिंग है लोगों की, लेकिन उस समय अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में चर्च को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। तो 19 सेंचुरीज़ की जब हम बात करते हैं, 19 सेंचुरीज़ की बात करते हैं, तो उस समय में जनता सबसे ज़्यादा जो प्रभावित थी वो चर्च से ज़्यादा प्रभावित थी। चर्च के ही अधीन अपनी लाइफ को रखती थी, अपने लाइफ के डिसीजन वो चर्च के अधीन लेती थी, और उनके जो भी रिस्ट्रिक्शंस होते थे, उनकी जो भी कंडीशंस होती थी वो भी चर्च के ही माध्यम से होते थे। अब किसी को चर्च का विरोध करने का अधिकार नहीं था, और यदि कोई ऐसा करता था तो उसके खिलाफ हो जाते थे। यानी कि चर्च के खिलाफ अगर उस समय पे कोई भी इंसान चला जाता है या चला जाता था तो उसका जीवन संकट में पड़ जाता था। संकट में पड़ जाना बहुत ही आसान है। कैसे? जब बहुत सारे लोग हैं, 10 लोग हैं, उनमें से एक इंसान कुछ अलग हट करके आपके जैसा काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो चर्च को नहीं मान रहा है, आप सारे मिलकर के उसके सर पर प्रेशर करोगे, उसके ऊपर प्रेशराइज करोगे कि क्यों नहीं मानते, तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसके ऊपर प्रेशराइज करोगे। तो तभी उन्होंने कहा है कि यदि कोई ऐसा करता था उस समय पे तो जीवन उनका संकट में पड़ जाता था। वो वहाँ पे उसे रहने नहीं देते थे कि तुम तो नास्तिक हो, तुम तो ये हो वो हो, तुम्हें तो यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये सारी बातें। तो इस काल का जो शासन होता था वो उच्च यानी कि हायर जो सोसाइटी होती थी उनके लोगों के हाथों में ज़्यादा होता था उस समय पे। तो वे लोग पहले से ही पैसे वाले होते थे और ऊपर से उनकी हायर प्रोफाइल सोसाइटी, तो ऐसे में वो लोगों को दबा करके रखते थे, लोगों को इतना दबा करके रखते थे कि उनके हाथ में सारा चर्च जो एक्टिविटी वो उनके हाथों में होती थी। तो इसी वजह से वहाँ पे जो इम्पेरियलिज्म है वहाँ पे उसको बढ़ावा दिया गया।
ये एक सबसे बड़ा रीजंस है कि उस समय पे जो हायर प्रोफाइल सोसाइटी के जो लोग होते, जो पैसे वाले लोग होते थे, वो कमज़ोर लोगों पर, वो गरीब लोगों पर प्रेशर डालते थे अपनी खुद की सेल्फिशनेस को, मतलब वहाँ पे अपना पूरा करने के लिए उसको। फिर बात करते हैं दूसरा, यहाँ पे है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। 18 सेंचुरीज में यानी बहुत सारे आविष्कार, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुए हैं, आविष्कार हुए, इनोवेशंस हुए हैं, जिन्होंने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। सो इस नई अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ आविष्कारों ने भी उत्पादकों, जो उत्पादन, जो प्रोडक्शंस होता है, उनके तरीकों को भी थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, थोड़ा सा उनको बदल दिया है। अब इसी परिवर्तन को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे इसमें फ़र्क ये होता है कि देखिए, इंडस्ट्री उस समय पे भी ओपन कौन करता था, इस्टेब्लिश कौन करता था? बेसिकली वहाँ पे हाई प्रोफाइल सोसाइटी के जो लोग होते थे, वो इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करते थे, वो ही वहाँ पे रखते थे। तो ऐसी कंडीशंस में फिर से उनके पास वही पावर घूम करके आती थी। वो लेबर को वहाँ पे काम देते थे, लेबर को अपने हिसाब से वहाँ पे उस काम को करवाते थे, 8 घंटे कराएं या 12 घंटे कराएं। तो वहाँ पे लेबर जो होती थी वो उनको मतलब थोड़े बहुत पैसे दे दिए, तो लेबर का काम क्या होता था, वहाँ पे काम करना होता था। वो अपनी मर्जी से वहाँ पे नहीं काम करते थे, बल्कि उनको एक टाइम शेड्यूल, उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस होते थे जो उन्हें फॉलो करने होते थे। तो ये भी एक दूसरा रीज़न्स है कि अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्री सेक्टर बने, इंडस्ट्री बनाई गई, तो इंडस्ट्री से क्या हुआ, लोग वहाँ पे काम करने लगे, बट इस काम के बदले में भी उनके ऊपर साम्राज्यवाद स्थापित कर दिया गया। जैसे हम एग्जांपल सेट कर सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया में अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश की, इंडिया में अपनी कंपनी इस्टेब्लिश की, ट्रेड के माध्यम से वो इंडिया में आए। लेकिन जैसे यहाँ के हालात देखी, सोसाइटी देखी, उस सोसाइटी में इंटरफेयर करने लगे, धार्मिक कामों में इंटरफेयर करने लगे, और हर तरीके से यहाँ पे अपना इम्पेरियलिज्म को उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। सो आज हमने ये डिस्कस किया है इम्पेरियलिज्म क्या होता है, और उसके जो उसको बर्थ करने वाले, उसको ग्रोथ देने वाले जो कंडीशंस थी, वो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस मान जाती है, कल्चर रिबर्थ की और इंडस्ट्री रिवोल्यूशंस की। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी टॉपिक आते रहेंगे उसको कंप्लीट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस जो ये टॉपिक है आप इसको क्लियर आउट करो, और नेक्स्ट जो भी जूम आपकी होगी उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो हम क्लियर आउट करेंगे। थैंक यू।